नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीग से हटकर में। आज का विषय, क्या अंतर है नेहरू का इंडिया और मोदी के भारत में। आइए समझते हैं इसको। इन दिनों भारतीय राजनीति में संविधान और आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अभी तक यह बात किसी को समझ नहीं आई कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में संविधान को खत्म करने या आमूलचूल परिवर्तन करने की कौन सी आवश्यकता है। इसके बाद भी यह चर्चा है कि भारतीय संविधान में वे संशोधन किए जा सकते हैं जो भारतीय संस्कृति, चरित्र और आस्था के अनुरूप हों। आगे बात शुरू करूं उससे पहले ये समझ लें कि जब संविधान सभा प्रावधानों पर चर्चा कर रही थी तब दो विचारधाराएं सामने आई। एक, जो भारत के मूल चरित्र को समझने वाले नेता हुआ करते थे, और दूसरे वो जो इन विरोध नेताओं के विरोधी हुआ करते थे। भारत के मूल चरित्र को समझने वाले नेताओं ने जिन बातों को उठाया उन बातों का समावेश उतना नहीं हुआ जितना विरोधी विचारधारा के नेताओं की बातों का हुआ। आज जब हिंदुस्तान इंडिया के स्थान पर भारत बनने की ओर अग्रसर है, तब इस प्रकार की आशंकाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन आशंकाओं का मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि संविधान समाप्त हो जाएगा या आमूलचूल बदलाव किए जाएंगे। इसको प्रमाणित इसी बात से किया जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदला गया। जब बदला गया तब कौन से ऐसे प्रावधान जोड़ दिए गए जिससे संविधान बदलने जैसा संदेश मिलता हो। इसके बाद भी जब बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भारत के मूल हिंदू समाज को समेटने के लिए संशोधित किया जा सकता है, तब उसे सुधारने के लिए बदला भी जा सकता है। इसका प्रमाण 42वां संविधान संशोधन है, जिसे इंदिरा गांधी ने 1976 में किया। संशोधन में संविधान की प्रस्तावना भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। इसके साथ ही न्यायपालिका और जनता के अधिकारों को भी सीमित किया, जिसे 1970 में 43वें और 44वें संशोधन में जनता पार्टी की सरकार ने सुधारा। इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्होंने बाबा साहब के संविधान को नकार दिया या रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जब भी कोई नई विचारधारा की सरकार बनती है, अपने विचारों के आधार पर कानून बनाती है, धारा 370 को हटाने की भांति ही कुछ और कानूनों में फेरबदल की अपेक्षा आज देश को है। आजाद भारत का स्वरूप लोकतांत्रिक गणराज्य का था, जिसे मौका मिलने पर पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। पंथ निरपेक्ष करने के बाद भी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई और इसी प्रकार के प्रयास लगातार होते रहे, जिनकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 1951 पंडित नेहरू ने संविधान में एक संशोधन किया और नया एक्ट बना दिया, हिंदू धर्मदान एक्ट। इस एक्ट के तहत राज्यों को और व्यापक अधिकार दिए गए। भारत के दक्षिण में जो हिंदू मंदिर थे, जिन्हें मुगल शासक लूट नहीं पाए, मद्रास और आंध्रा की सरकार ने पहले झटके में ही इन हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया। जो अंग्रेजों की नीतियां थी उसे ही पंडित नेहरू ने आगे बढ़ाया, वह भी उस स्थिति में जब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। यह सिलसिला और आगे बढ़ा। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और संपत्ति अधिनियम बनाए गए। केवल हिंदू समाज को कानून के शिकंजे में बांधा गया। इन नियम कानूनों से इस बात की गंध आती रही कि सामाजिक विकास के मामले में हिंदू समाज को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। वहीं वक्फ अधिनियम और गुरुद्वारा प्रबंधन समितियां बनी। मस्जिद और चर्च को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा गया। इसके बाद भी भारत पंथ निरपेक्ष देश है।
1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन महाराज ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा। नेपाल का भारत में विलय। विलय के पीछे जो कारण बताए गए उनमें एक था भारत में हिंदुओं की अधिक संख्या और नेपाल का हिंदू राष्ट्र होना। दूसरा कारण बताया नेपाल में वामपंथ का बढ़ता प्रभाव और चीन का दखल। इससे आने वाले समय में नेपाल का भूगोल व इतिहास बदल सकता है। नेपाल ने विलय के ये तर्क दिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का जो कारण बताया गया उसमें कहा गया कि ऐसा करने से भारत में हिंदू समाज की संख्या बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता तो उनके एजेंडे पर विपरीत प्रभाव पड़ता। पंडित नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने आपातकाल में भाजपा और जनसंघ की शक्तियों को समझ लिया, पहचान लिया। इसी कारण प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर संविधान की आत्मा को ही बदल दिया। इंदिरा जी के बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसी प्रकार की मानसिकता और नीतियां जारी रखी। उन्होंने 1951 में पूजा स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म स्थल में नहीं बदला जा सकता। साथ ही यदि अगर कोई धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ कर उसका मूल स्वरूप बदलना चाहे तो उसे 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसमें राम मंदिर को मुक्त रखा गया क्योंकि उसका आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस एक्ट से मथुरा और काशी के मंदिरों को हिंदू अधिकार से वंचित रखने का प्रयास जरूर किया गया। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति देश पर हावी थी। इसमें 2 नाम और जुड़ गए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। गोलियां चलवाकर मुलायम सिंह ने अपनी विचारधारा जो थी वो साफ कर दी। इस घटना से उन्हें मुल्ला मुलायम का उपनाम मिल गया। हालांकि यह विवादित उपनाम था। उधर बिहार में इसी प्रकार की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की भी है। लालू प्रसाद यादव ने वोटों की राजनीति की खातिर संविधान की भावना का उल्लंघन करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए यह बात कह दी। इसके बाद देश में मुस्लिम वोटों की राजनीति से कांग्रेस का एकाधिकार खत्म हो गया। आज भारत की राजनीति जिस दिशा और धारा में चली गई उसमें नरेंद्र मोदी का सत्ता कालखंड आया है। मोदी के कालखंड में सरकार की मानसिकता, संस्कार और विचारों में बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज भारत का प्रधानमंत्री वह व्यक्ति है जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ और वे मानते हैं गुलामी की मानसिकता का अब भारत के विचारों से अंत होना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने की दिशा में देश की मानसिकता बनना शुरू भी हो गई है। राजीव गांधी के निधन के बाद देश को गठबंधन सरकार के युग में प्रवेश करना पड़ा और यह क्रम 2014 तक चला। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार है। हालांकि यह सरकार भी गठबंधन की है, लेकिन भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। 2014 के बाद मोदी सरकार ने सरकारी तंत्र को इस तरीके से कसा कि उसे तुष्टीकरण की व्यवस्थाओं से बाहर निकलना पड़ा। आज सरकार की योजनाएं भेदभाव रहित हैं, लेकिन अब बहुसंख्यक समाज की अवहेलना का दौर समाप्त हो गया और कानूनों में भी ऐसा ही रुख दिखाई दे रहा है। धारा 370 और 3 तलाक को हटाना ऐसे क्रांतिकारी डिसीजन हैं जो यह संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि आने वाले समय में उन कानूनों का भी खात्मा हो सकता है या उनको बदला जा सकता है जिसकी चर्चा हिंदू समाज आजादी के बाद से ही करता आया है, जिसे किसी भी गैर भाजपाई सरकार ने समझने का प्रयास तक किया ही नहीं। इस समय संविधान बदलने या खत्म करने के पीछे कुछ इस तरह के ताने बाने का डर बुना जा रहा है। भारत की संस्कृति को बहुत पीछे धकेल दिया गया था, जिसका फिर से उदय हुआ है। राम मंदिर का निर्माण इसका अनुपम उदाहरण है। विपक्ष की मानसिकता इस बात से उजागर होती है
कि वह मंदिर निर्माण को बकवास तक कह चुका है। उसका विरोध करके वोटों को सुरक्षित करने की राजनीति तो आम बात हो गई है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि सामाजिक द्वंद्व की स्थिति है, लेकिन इसके प्रयास का क्रम भी जारी है। मोदी सरकार के कानूनों का जिस गति और मानसिकता से विरोध किया जाता है, उसी के कारण सरकार यह मान चुकी है कि विवाद की आग को और हवा दी जा सकती है। लेकिन भारत की सरकार सजग और सतर्क है। इसीलिए आजादी के बाद के हिंदुस्तान को नेहरू जी के द्वारा इंडिया बनाया गया था, जिसे मोदी कालखंड में भारत बनाने का प्रयास जारी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो चुकी है। टीम इंडिया अब टीम भारत होती जा रही है। प्रधानमंत्री सहित वीवीआईपी के हवाई जहाजों पर भारत लिखा दिखाई देता है, जिसमें वे यात्रा करते हैं, लेकिन पहले इंडिया लिखा होता था। यह भारत वाला परिवर्तन भारत के मूल चरित्र को स्थापित करने का प्रयास है। इसी का विरोध चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहा है। इन अनेकों उदाहरण से यह लगता है कि भारत का जनमानस इस बात को समझने लगा है कि नेहरू ने भारत को विकास दिया, आधुनिक बनाया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बिगाड़ दिया। अब मोदी कालखंड में जिस धारा का उदय हुआ है, उसे आजादी के समय से ही लागू होना था, जिसमें विकास भी है, आधुनिकता भी है और संस्कार भी। आज के विषय में इतना ही। किसी अन्य विषय को फिर आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा एक निवेदन आपसे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।